हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड का क्लास 10 का भूगोल चैप्टर 1 खंड क का भारत संसाधन उपयोग। हम समझेगा संसाधन क्या है। व्हाट इज संसाधन। संसाधन मतलब होता है कि हम अपने दैनिक जीवन में जिस वस्तु का उपयोग करते हैं, सोने से लेकर उठने तक, सुबह से लेकर शाम तक जिस वस्तु का उपयोग करते हैं उसे संसाधन कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल समझिए, हम जिस बिस्तर पर से उठते हैं, जैसे पलंग लकड़ी का बना, लकड़ी जो पहाड़ से आता है वो संसाधन है। जिस पानी का यूज़ करते हैं वो भी संसाधन ही है। मैं आपको समझाता हूँ संसाधनों का वर्गीकरण। देखिए, संसाधनों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। ठीक है। उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय और नवीकरणीय होते हैं। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय होते हैं। विकास की स्थिति के आधार पर संभाव्य, विकसित, भंडार और संचयन होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, दिए गए चार्ट की मदद से संसाधनों को समझा जा सकता है। आप समझिएगा चार्ट को। देखिए, संसाधन यहाँ दिखाया गया है, संसाधन दो प्रकार बताया गया है। ठीक है, इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए, संसाधनों का प्रकार। ठीक है, आप देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार होते हैं। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार होते हैं, जैव और अजैव। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है जैव और दूसरा होता है अजैव। ठीक है, आपको समझाते हैं जैव संसाधन। वैसे संसाधन की प्राप्ति जैव मंडल से होती है। इनमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं, उसे जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, पशुधन, अन्य प्राणी समुदाय। हम आपको इसको समझाता हूँ सरल भाषा में। वैसे संसाधन जिनमें सजीव मतलब प्राण हो, उसे जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य। ठीक है, अब आपको समझाते। अब देखिए अजैव संसाधन। निर्जीव समूह वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहा जाता है। मतलब कहने का मतलब ही है कि जिस वस्तु में जान नहीं हो, प्राण नहीं हो, उसे निर्जीव वस्तु, उसे अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे चट्टानें, धातु और खनिज। ठीक है। अब देखिए, उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो वर्ग में होते हैं। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ सरल भाषा में नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा पुनः प्राप्त किए जा सके। वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत मतलब पुनः प्राप्त किया जा सके, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, विद्युत, वन और वन्य प्राणी। ठीक है, अब आपको देखिए, आप समझाते हैं अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, वैसे संसाधन का विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रिया द्वारा होती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जिस संसाधन को बनने में लाखों वर्ष लग चुके हैं तथा इस प्रक्रिया को पूरा होने में लाखों वर्ष लग चुके हैं, तो उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, जैसे में समझिएगा जीवाश्म ईंधन। ठीक है, अब देखिए, स्वामित्व के आधार पर संसाधन चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। पहला होता है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा होता है सामुदायिक संसाधन, तीसरा होता है राष्ट्रीय संसाधन, चौथा होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। मैं आपको समझाता हूँ व्यक्तिगत संसाधन मतलब स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, व्यक्तिगत संसाधन। ठीक है, वैसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है। मतलब कहने का मतलब ये है, वैसे संसाधन जिस किसी खास व्यक्ति के पास में होता है, जो उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे तुम्हारा जो भूमि होता है वो किसी खास व्यक्ति के पास होता है। ठीक है,
और भूमि हम रखते हैं तो हम सरकार को टैक्स देते हैं, इसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे भूखंड, घर, जायदाद, बाग बगीचा, तालाब, कुआं इत्यादि, ये सब व्यक्तिगत संसाधन होते हैं। ठीक है, अब देखेंगे सामुदायिक सामुदायिक संसाधन। वैसे संसाधन किसी खास समुदाय के अभिप्राय में होता है जिसका उपयोग समूह के लिए सुलभ होता है। कहने का मतलब ये है कि वैसे संसाधन जिसका उपयोग समूह में होता है, इसका उपयोग समूह में होता है, जैसे सार्वजनिक भवन, सामुदायिक भवन, तालाब, पार्क, खेल के मैदान, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, ये सब सामुदायिक भवन संसाधन होते हैं। अब मैं आपको स्वामित्व के आधार पर तीसरा ये संसाधन है राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, देखिए कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। देश की सरकार को वैधानिक हक है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को अधिग्रहण आम जनता के हित में कर सकती है। कहने का मतलब ये है कि कानूनी तौर तरीके, देखिए इस बात को नोट कर लिएगा। ठीक है, किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन जीव, समुद्री जीव 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र के राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। कहने का मतलब है अगर मान लीजिए प्रशांत महासागर में 200 किलोमीटर तक उसकी, जहाँ तक 200 किलोमीटर होगा वहाँ तक राष्ट्रीय सरकार करती, मतलब राष्ट्रीय संसाधन होता है। ठीक है, अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। वैसे संसाधन का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। ठीक है, तट रेखा से 2 किलोमीटर की दूरी छोड़कर खुले महासागरीय संसाधन पर किसी देश का अधिप्रय नहीं होता है। वैसे संसाधन का उपयोग सिर्फ अनुसंधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का सहमति से किसी राष्ट्र द्वारा किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जो होता है, जो समुद्र में 200 किलोमीटर दूरी तक छोड़कर, मतलब 200 किलोमीटर तक वो हो जाएगा आपका राष्ट्रीय संसाधन। 200 किलोमीटर दूरी तक छोड़कर बाकी जो भी समुद्र होता है उसका सहमति, मतलब उसका संस्था अंतर्राष्ट्रीय, मतलब राष्ट्र करता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा करती है। इस बात का नोट रखिएगा। किसी देश की तट रेखा से 2 किलोमीटर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर दूरी तक क्षेत्र को अपर्याप्त आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मैं आपको अगली वीडियो में आगे के चैप्टर, इसमें आगे के जो भी टॉपिक है उसको, मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक उसको मैं बतलाऊंगा, और साथ ही इसका क्वेश्चन सर भी कराऊंगा, और साथ ही साथ मैं बोर्ड लेवल क्वेश्चन भी बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है। ठीक है, मैं और जिसको भी इसका नोट्स चाहिए वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे, मतलब नॉलेज आपको अच्छा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों, जो भी तुम्हारे दोस्त है जो बोर्ड का तैयारी कर रहे हो उसके पास भेजिएगा, ताकि वो भी तैयारी कर सके, अच्छा मार्क्स ला सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।